हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है जो कि जेई में और नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट्स, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था एटॉमिक रेडियाई। और उसके ऊपर जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, किसको कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा मेरे पास ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ऑर्बिट्स। ये हमारी क्या है, ऑर्बिट्स हैं। इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज एन इज इक्वल्स टू कितना, इंफिनिटी। दिस इज एन इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी जगह पे मेरे पास, मान लो किसी भी जगह पे हम लोग बोलेंगे, जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि मान लो जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है इसका मान लो ये 4 है ना। किसी भी एटम का वैलेंस शेल जो है वो कितना है मेरे पास, 4 है। और इस साइड में क्या है मेरे पास, इधर ये n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी है। तो वैलेंस शेल यदि 4 है तो 4 से इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, निकालना है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहां तक लेके जाना है, इंफिनिटी तक। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इसको दी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसी को हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में क्या माना है कि यहाँ पे ये जो वैलेंस शेल है वो कितना है, 4 है। तो वैलेंस शेल किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए कोई भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम लोगों को क्या बोलना है, यहाँ पे डेफिनेशन की बात आएगी तो डेफिनेशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy, the amount of energy required, the amount of energy required to remove an electron from its valence shell, from its valence shell, या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, पहले लिख देते हैं, फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom, isolated gaseous atom from its valence shell, from its valence shell. So बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास क्या है, एग्जांपल में मैंने दिया कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट है जिसको रिप्रेजेंट किया है मैंने m से। ये m सॉलिड में प्रेजेंट है। तो सॉलिड से यदि कोई कहता है कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इसने बोला कि ये एम सॉलिड है, एम सॉलिड से क्या हुआ, एम प्लस बना, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये कैसा होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आइसोलेटेड मतलब कोई भी मेरे पास जो एटम है वो एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए, साथ में आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट का मतलब ये हुआ उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। जैसे एम सॉलिड से तो नहीं निकला, बट मैंने क्या किया, इस एम सॉलिड वाले एलिमेंट को सबसे पहले कन्वर्ट किया किसके अंदर बेटा, गैसियस एटम में। ये गैसियस एटम में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, सब्लिमेशन एनर्जी। सो ये हो गया मेरे पास डेल्टा एच, सब्लिमेशन। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एम गैसियस में आ गया। अब एम गैसियस से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कितना चार्ज आ जाएगा इस पर, पॉजिटिव। तो जो गैसियस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला है, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हमको ये डेफिनेशन पता लग गई कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उसके वैलेंस शेल से, उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात ये आती है कि इस साइड में हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे मैंने तो फोर्थ वैलेंस शेल बोला था,
तो यहाँ पे वैलेंस शेल कोई भी हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके वैलेंस शेल कौन सा है। तो आपको बस उस वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बट बात ये आती है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्यों। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींचेगा। और ये जो फोर्स थी हमारे पास, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यदि इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये रुका हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, इसका खत्म हो जाए। तो इसके बराबर तो दे नहीं सकता हूं, तो उससे क्या देना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा। सो बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर दे और यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, बाहर निकाल सके, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। डन, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास हो गया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को अपन लोग यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या होता है, तो बेटा इसके यूनिट को हम लोग देखते हैं, तो ये आता है किलोजूल पर मोल में हो सकता है, किलोजूल पर मोल में हो सकता है, ईबी पर एटम में हो सकता है, ईबी पर एटम में हो सकता है, किलो कैलोरीज पर मोल में भी हो सकता है बेटा, किलो कैलोरीज पर मोल में हो सकता है, या फिर अपन लोग इसको और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि मान लो 1 ईबी की बात करूं तो कितना होता है बेटा, 96.4 कितना किलोजूल पर मोल। किसमें देखा था हम लोगों ने, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सो 1 ईबी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में। ऐसे ही 1 ईबी की बात करेंगे तो ये 34.1 किलो कैलोरीज पर मोल के अराउंड होता है। समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे 1 ईबी का, तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कितना जूल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कुछ इनके यूनिट्स के कन्वर्जन, ठीक है, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। डन यहां तक। चलो बढ़ते हैं आगे। हमने सिर्फ अभी ये समझा कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके साथ, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके साथ, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़े ध्यान से सुनना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है बेटा कि जब तुम्हारे पास एटम जो है वो एक है और उसी एटम से आप लोग क्या कर रहे हो, बार बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बार बार क्या कर रहे हो, सेम एटम में से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारी लग रही है उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उन्हीं को क्या बोला गया, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोला गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ सीधा मैं, ना एग्जांपल से पहले जनरल चीजें समझा देता हूँ। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, मान लो m गैसियस एटम है, इस m गैसियस एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे पास लगी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, कैसी है मेरे पास, IE1 हो गया। क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, IE1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये IE1 हो गया। अब मेरे पास कौन है, m प्लस से क्या हुआ बेटा, m प्लस से मेरे पास बना ये m+2, ये m+2 बन गया। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IE2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, IE2 हो जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली मैंने बोला कि ये m+2 से क्या बन गया, ये m+3 बन गया। m+3 कैसे बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये IE3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, IE3। अब मैंने बोला कि ये m+ आ गया, m+3 आ गया, ये m+3 से क्या हो गया, m+4 हो गया, m+4 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास IE4 हो जाएगा। हमारे पास जो मेरे पास एटम था स्टार्टिंग में बेटा, है ना, जो एटम था वो m था, इससे मैंने क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE3, चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE4। अब मुद्दा ये आता है कि हम लोगों को कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है बिटवीन किसके अंदर, IE1, IE2, IE3 एंड IE4, IE4। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे IE1, IE2, IE3, IE4 को कंपेयर कैसे करेंगे। तो मैंने पहले बोला कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, ये m है, ये m है, m से क्या बना, m+ बना, मतलब इसके पास m+ की बात करूं
और इधर कौन आ गया मेरे पास m+2 आ गया, ये कौन आ गया m+3 आ गया, और इस साइड से कौन आ गया m+4 आ गया। सही है, ये प्लस आ रहा है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सबसे कम है। लेकिन तीनों चारों के पास प्रोटॉन कैसे रहेंगे बच्चा पार्टी, सेम। अरे एम है तो प्रोटॉन तो कैसे रहेंगे सबके लिए, सेम रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन कितना बोल दिया, ये मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कम है। अब आप खुद सोचो कि हम लोग ई बाई पी का रेशो कल ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो। जितना प्रोटॉन का नंबर जितना ज्यादा होगा, ई बाई पी का वैल्यू कैसा उतना छोटा, और जितना ई बाई पी का वैल्यू छोटा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया। सो मुझे ये देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, ये प्रोटॉन तो फिक्स है सबके लिए, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है इसके लिए कैसा होगा, ज्यादा, इसके लिए थोड़ा और कम, इसके लिए और कम, और इसके लिए सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इस पे सबसे कम है, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, सबसे ज्यादा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, सबसे ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा होगा तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा। मतलब यहां पे यदि मैं कंपेयर करूं कि इन सब में हम लोग यदि कंपेयर करें कि किसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बेटा हमें साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि M+ का आयोनाइजेशन एनर्जी और इन सब में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो देंगे, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो किसके लिए देनी पड़ेगी, M+4 के लिए देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया। ऐसे ही अब एग्जाम्पल की बात करें, मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम ये कैसा है, मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की तो कितना है 13, प्रोटॉन की बात की तो कितना आ गया बेटा 13 आ गया। ये एल्यूमिनियम से क्या बना मेरे पास, Al+ बन गया। Al+ बन गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा मेरे पास, इसके पास 12 है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो कितना है, अभी भी 13 है। इस Al+ से क्या बन गया होगा बेटा, Al+2 बन गया होगा। Al+2 बन गया होगा। ये वाला कौन सा एनर्जी है, IE1, ये कौन सा है IE2, और ये क्या बन गया होगा Al+2 से Al+3, और इसको क्या बोल दिया IE3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 11, प्रोटॉन कितने हैं 13, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10, और प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 13। आप तीन सब में क्या करो, बस वही ई बाई पी का रेशियो देखो। यदि ई बाई पी का रेशियो देखोगे तो इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसके ई बाई पी की बात करेंगे तो 1 से कैसा होगा, छोटा, इसमें और छोटा, और इसमें सबसे छोटा। तो भाई साहब यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें लगेगा, अरे भैया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यदि कोई हमसे पूछे कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो Al में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान, उसके बाद में Al+ में से थोड़ा मुश्किल, फिर Al+2 में और मुश्किल, और Al+3 में सबसे ज्यादा मुश्किल। तो यदि इनमें कंपेयर करें IE1, IE2, IE3 में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो IE3 होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, IE2 से, ये ग्रेटर देन होगा किससे, IE1 से। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी सेम टाइप के एटम से आपको इलेक्ट्रॉन बार बार निकालने हैं, और उनमें यदि आपको कंपेयर करना है कि IE1, IE2, IE3 किसका ज्यादा किसका कम, तो आप इन जनरल आप क्या कह दोगे, इन जनरल आप क्या कह दोगे, फॉर किसके लिए, सक्सेसिव की बात हो रही है भाई साहब, फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है ये। तो फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इन जनरल क्या होगा बेटा जी, IE5 ग्रेटर देन IE4 ग्रेटर देन IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। मतलब इस साइड में डैश 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 और भी होगा तो और भी आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब एक ही से आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक ही एटम से आप बार बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे होंगे वो सबसे मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी भाई, ज्यादा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा। डन। सो ये हो गया हमारे पास आयोनाइजेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी। ठीक है, मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल देख लें क्या, चलो देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। दिक्कत क्या है, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका, मैग्नीशियम का। एग्जांपल किसका लिया बेटा जी, मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया 12। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना दिया Mg+। सही है ना भाई। तो ये एनर्जी कौन सी है, IE1।
ये Mg+ ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया Mg+2। ये कौन सी एनर्जी है IE2। तो बेटा ये इनमें कंपेयर करेगा किस किस में, IE2 जो होगा वो बड़ा होगा IE1 से। तो अब उम्मीद है मुझे आप सब लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम चलते हैं बच्चा पार्टी तीसरी चीज पे, तीसरी चीज पे चलते हैं। वो तीसरी चीज क्या है, वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट, स्टेबल, स्टेबल ना लिख के ये लिख देते, वी कैन प्रिडिक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन with the help of, with the help of क्या, given, given ionization, ionization energy data, ionization energy data। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। मैंने आप लोगों से बोला कि मान लो मेरे पास क्या है बेटा, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम इधर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इधर लिख गया बेटा, क्या ले लें, कुछ भी ले लो यार, Na ले लो, इधर क्या ले लो, मैग्नीशियम ले लो। ये इस तरीके से सबके सब क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना। अब बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। सॉलिड होगा तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, IE1, IE2 और IE3 कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। अब इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी, अब ये वैल्यूज जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और जो मैं लिख रहा हूँ वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है। सो इसने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 50 लिख दिया है ना, 50 EV आ गया है ना। ये कितना आ गया मेरे पास, ये 70 EV आ गया। ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 80 EV आ गया। फिर IE4 दिया हुआ है आपको, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 500 EV, ऐसे आ गया, ठीक है। सिमिलरली सोडियम है मेरे पास, तो सोडियम है मेरे पास, ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, ये आ जाएगा 30 EV मान लिया कुछ मैंने ऐसे 30 EV, और इस साइड में लिख दिया मैंने कितना, ये सीधा आ गया मेरे पास 210 EV, 210 EV आ गया, समझ में आ रहा है। फिर अगला कितना आ गया बेटा मेरे पास 300 EV आ गया कुछ इस तरीके से। फिर अगला कौन सा आ गया 500 EV आ गया, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है, मैग्नीशियम के लिए देखा तो मैंने कितना आ गया मेरे पास, ये कुछ 70 EV आ गया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, कुछ भी है ना, 70 EV आ गया। ये कितना है मेरे पास, ये 100 EV आ गया। अगला कितना आ गया 600 EV आ गया, है ना। और अगला कितना आ गया बेटा, ये 650 EV आ गया, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इनमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इनके पास, ठीक है। हमें ये प्रेडिक्ट करना है, किसकी हेल्प से, आयोनाइजेशन एनर्जी की आपको क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो इनकी हेल्प से हमें ये बताना है कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि एल्यूमिनियम के पहले इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना एनर्जी दी हम लोगों ने 50 EV, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी दी 70 EV, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना दिया 80 EV। अब फोर्थ निकाला तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 500, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 6 48, मतलब 6-7 गुना, 6 to 7 टाइम्स कैसा आ रहा है मेरे पास, ज्यादा आ रहा है। 6 to 7 टाइम्स कैसा आ रहा है मेरे पास, ज्यादा आ रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालते समय तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि यदि एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, मतलब तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हो। यदि कोई एटम ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो भाई तुम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बिगाड़ ही रहे हो ना, बेसिकली उसको खराब ही कर रहे हो ना, अनस्टेबल बना रहे हो। तो वो क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा, तो उस कंडीशन में तुम्हें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ी, बहुत ज्यादा देनी पड़ी। तो यहाँ से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग निकालेंगे, इसके लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम बता सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आराम से कहां तक निकल रहे हैं, ये। लेकिन जैसे ही सडन जंप तुम्हें देखने को मिला, मतलब वो 6 गुना हो सकता है, 7 गुना हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन एक बड़ा जंप होना चाहिए। तो वहां से हम बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, और जितने आसानी से निकले हैं वही क्या होगा, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा इसका 3, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से 3, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से 3, समझ में आ गया। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो ये 30 से सीधा क्या हो गया 210 हो गया। तो 30 से 210 हो गया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकला, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने के लिए तो मेरे को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये आ जाएगा 1। इसमें बात करेंगे तो 70 से कितना हुआ 100, 100 से कितना हुआ 600, तो फिर दोबारा से मेरे पास यहाँ पे जंप कैसा आ रहा है, बहुत बड़ा जंप आ रहा है, और बहुत बड़ा जंप आ रहा है। तो बेटा जी इसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे
तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कितने निकले बेटा, दो, दो इलेक्ट्रॉन निकले, तीसरा निकालने गए तो एक सडन जंप आया, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, दो होंगे। क्लियर है? सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बस यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये पता लग रहा है कि जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का हमको डेटा दे रखा होगा तो हमको ये देखना है कि सडन जंप किसमें है, किसमें सबसे ज्यादा जंप आ रहा है। जिसमें सबसे बड़ा जंप होगा वहां समझ लेना कि वो इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा है, बहुत मुश्किल है, और उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, जोड़ देना, वही आपके क्या होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गया? अरे समझ में आया भाई। अब देखो जैसे एग्जाम्पल दें किसका, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम की बात करेंगे भैया अपन लोग, तो 13 होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सही है, 4 10 10 2 12 और एक ये 13, ये रहा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 3 और 3 कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s कितना 1, तो 3 में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डन हो गया, और हम लोग वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने होंगे, ठीक है, जब हम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा दिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ नई चीजों पे, और नई चीज है हमारी फैक्टर्स। क्या है बच्चा पार्टी, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, अरे वही आयोनाइजेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, वो समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा जिसका नाम है नंबर ऑफ शेल, जिसका नाम है, जल्दी बोलो फटाफट से, नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता हूं किससे, एन से। अब आप खुद सोचो, इस साइड में क्या है, ये न्यूक्लियस है, इधर क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं। अब इधर क्या है मेरे पास, ये न्यूक्लियस है, इधर क्या है, ये ऑर्बिट है। मान लो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये है, और इस एटम के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और किसका कम होगा, तो ये तो मेरे बच्चे भी बता सकते हैं आराम से। आप खुद सोचो, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3, ये थर्ड शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, और ये फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप खुद बताओ ना यार, न्यूक्लियस के जो जितना ज्यादा पास में होगा उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बाहर से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब यहां से क्या चमका कि एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो नंबर ऑफ शेल जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा किसके बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसका एन का वैल्यू ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम। डन यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर आता है, अच्छा इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस वो। सो या एक काम करते हैं ना, साथ साथ में करते भी रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ अलग से याद आएंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैंने जैसे बोला कि मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कैसे अल्कली मेटल्स की बात करें। किसकी बात करें बेटा, अल्कली मेटल्स की बात करें। तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं बेटा जी, अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास क्या, ली ना के रब से, फरियाद को अभी छोड़ देता हूं, फ्रांशियम को भी छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं दूसरा फैक्टर बता दूंगा तब उसको ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा, ये है हमारे पास सेकंड पीरियड का, ठीक है। ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, ये सिक्स्थ पीरियड का। तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यदि नंबर ऑफ शेल हमारे पास बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा हमारा, कम होगा। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बेटा जी, लिथियम का सबसे बड़ा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, सबसे कम होगा। डन यहां तक? तो ये हो गया मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अगला मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पे कौन आता है, बीई, बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप। राजी को फिर से छोड़ दो अभी, तो फिर दोबारा से क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, सॉरी, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैंने बात किया बेटा किसका, कार्बन फैमिली आ गया। सो कार्बन फैमिली में यदि मैं बात करूंगा तो सिंपली क्या बोलेंगे, कहे सीता जी सुनो। अब प्रभु को अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ।
अरे प्रभु को क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। लेकिन एक काम करते हैं ना यार, साथ साथ में लिखते चलते हैं और जो जो चीजें नई सीखने को मिलेंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। समझ में आ रहा है? या फिर रहने दो आप, ठीक है, इसको अभी फिलहाल छोड़ दो, मैं उसमें पढ़ा दूंगा किसमें, जिसमें वेरिएशन ऑफ किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी इन किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल। सो पहले अभी फैक्टर पे ही ध्यान देते हैं। सो ये इतना बहुत है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेल से। दूसरा जो फैक्टर आता है बेटा वो आता है मेरे पास किस पे, जेड इफेक्टिव। किस पे आता है जल्दी बोलो फटाफट से, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या था बेटा, जेड इफेक्टिव था बेसिकली कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर कितना इफेक्टिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जेड इफेक्टिव हम लोगों ने देखा क्या था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यदि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव हमारे पास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का यदि बढ़ गया तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल, मतलब उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। सो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसा होगा, उतना ज्यादा होगा। सो इन दोनों में कैसा रिलेशन आता है बेटा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया आपके पास सेकंड फैक्टर। ये कौन सा हो गया आपके पास, सेकंड फैक्टर। और ये कौन सा था आपके पास, ये फर्स्ट फैक्टर था, ठीक है। सो जेड इफेक्टिव कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर की यदि अपन लोग बात करें, थर्ड फैक्टर क्या होगा, तो बेटा शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट, और शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता था बच्चा पार्टी, उसको अपन लोग लिखते थे सिग्मा। क्या लिखते थे जल्दी बोलो फटाफट से, सिग्मा। अब आप खुद सोचो, ये मेरे पास कैसा है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस जगह पे वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको मुझे कुछ एनर्जी देनी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बोला कि मान लो थर्ड वाले के अंदर जो शील्डिंग कांस्टेंट होगा, जो कि हम लोग स्लेटर्स रूल से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये मैं सब बता दिया हूं बेटा, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए और कुछ समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सो यहां से मैंने बोला कि यदि इसकी शील्डिंग कैसी है, स्ट्रांग है। यदि इसकी शील्डिंग स्ट्रांग होगी मतलब ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, बचाएगा। ये क्या कर रहा है, ये शील्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है किससे, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यदि जितना अच्छा शील्ड करेगा तो भाई उतना ही ये फ्रीली होगा इस जगह पे, और जितना फ्रीली होगा ये उतना ही इजीली क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब शील्डिंग कांस्टेंट जिसका जितना ज्यादा होगा, या शील्डिंग जिसका जितना ज्यादा होगा, उसका उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अपन लोग शील्डिंग को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। शील्डिंग कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके बच्चा पार्टी, शील्डिंग किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के। क्लियर है? कितने फैक्टर हो गए बेटा, जेड इफेक्टिव हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ शेल हो गया, नंबर ऑफ शेल के बाद में शील्डिंग हो गया। कभी कभी नंबर ऑफ शेल ना लिख के साइज लिख देगा, तो ये दोनों चीजें सेम ही है ना, सेम ही है, बस मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। साइज जो होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा मेरे पास, कम होगा। अरे जिसका साइज ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा बच्चा पार्टी, कम होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, चार्ज ऑन किसके ऊपर, या फिर ऐसे लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख देता हूं जल्दी बोलो फटाफट से, पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, पॉजिटिव चार्ज। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी के ऊपर, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसा होगा, उतना ज्यादा होगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? तो ये हमारे फैक्टर है, और भी फैक्टर होते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं सर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, आते हैं बेटा। 5 फैक्टर हो गए, छठवां फैक्टर देखेंगे बच्चा पार्टी, मिटा रहा हूं मैं इसको भी, है ना। सिक्स्थ फैक्टर समझने की कोशिश करो क्या होता है। सिक्स्थ फैक्टर होता है हमारे पास पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। अब बेटा पेनिट्रेशन पावर की यदि अपन लोग बात करें तो यहाँ पे मेरे पास कौन, किस पास सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होता था, एस का। एस का ये भी सब पढ़ा चुका हूं मैं किसके अंदर, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
एस का ज्यादा पेनिट्रेशन है किससे, पी से, पी का पेनिट्रेशन ज्यादा किससे है, डी से, डी का किससे पेनिट्रेशन ज्यादा है, एफ से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास में कौन होगा बेटा जी, तुम बताओ। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास में कौन होगा, एस होगा। फिर उसके बाद में कौन होगा, पी होगा। फिर कौन होगा, डी होगा। फिर कौन होगा, एफ होगा। तो जो न्यूक्लियस के पास में सबसे ज्यादा होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस पे लग रहा है, एस पे। तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस पे ज्यादा होगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना कैसा होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो सकता है, पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। मतलब जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी का हमसे कोई पूछा गया, जैसे एक नोट पॉइंट डाल देता हूं, क्या नोट पॉइंट है, व्हेन वैल्यू ऑफ किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हेन वैल्यू ऑफ किसका, प्रिंसिपल क्वांटम, व्हेन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, देन आयोनाइजेशन एनर्जी, देन आयोनाइजेशन क्या एनर्जी विल बी विल बी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू किससे, पेनिट्रेशन पावर, किससे, पेनिट्रेशन पावर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, है ना। एक मेरे पास कौन है, 3s है, और एक मेरे पास कौन है, 3p है। इन दोनों में पूछा जाए कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये भाई 3 और 3 तो सेम है, लेकिन ये जो है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, ये न्यूक्लियस से दूर होगा। तो बेटा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ऐसी होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ गया। 3p आ गया मेरे पास और 3d आ गया। 3p और 3d की बात करेंगे अपन लोग तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, ज्यादा किसकी ज्यादा होगी, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3p की ज्यादा होगी और यहाँ पे किसकी होगी बेटा, 3d की होगी। अरे बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं इसके बेसिस पर। ये हो गया पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया, कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली किस किस पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स के बाद में अब हम लोग चलते हैं बेटा किस चीज पे, पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है, ठीक है। अपन लोग इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे 3p 3d, बस हम लोग कब बोल रहे हैं कि ये जब चेक करना है जब अपन लोगों के पास नंबर ऑफ शेल कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और हमारा जो सब टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर वो क्या है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी इन किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी इन किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल। बड़े ध्यान से सुनना। पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट। क्या देख रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मैं क्या बोलता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा भैया, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले हम समझेंगे कि यदि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे बढ़ गया तो उन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट बच्चा पार्टी में देख रहा हूँ किसमें, सेकंड पीरियड में। बड़े ध्यान से सुनना, सेकंड पीरियड के अंदर देख रहा हूँ। तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन से होते हैं, यहाँ पे आता है लिथियम, है ना। फिर लिथियम के बाद में क्या आ जाएगा, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन। नियोन की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, नियोन की यदि मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यदि नियोन की भी बात करोगे तो चलो भैया कर ही लेते हैं, जब लगे हाथ सब ले रहे हैं तो। मैंने क्या किया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखा तो इसका कितना होता है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। बेटा जी इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कितना आ जाएगा 1s1, सॉरी 1s1 क्यों, 1s2, 2s1। इसका कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 1s2 फिर 2s2। इसका कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p1। इसका कितना आएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p2। इसका कितना आएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p3। बड़े ध्यान से सुनना। इसका कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p4। इसका कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p5। इसका कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ पे बेटा एक पॉइंट और, जो हम लोग फैक्टर लिखना भूल गए थे यार, तो जो भी पॉइंट था यहाँ पे उसका एक फैक्टर और है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है जो जिसका यूज होगा यहाँ पे, है ना। तो ये भी कौन सा है मेरे पास, एक और फैक्टर है, कौन सा,
फैक्टर ये है कि एक मेरे पास कौन से ऑर्बिटल होते थे, हाफ फिल्ड। अरे पता है ना भाई, एक कौन से होते थे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और एक कौन सा होता था, फुली फील्ड। कौन सा होता था, जल्दी बोलो फटाफट से, फुली फील्ड। तो आपको पता है कि फुली फील्ड की स्टेबिलिटी कैसी थी, ज्यादा। तो यदि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपको स्टेबिलिटी भंग नहीं करनी है भाई, उसको अनस्टेबल नहीं बनाना है। तो यदि कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब हाफ फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है किससे, फुली फील्ड से। और हाफ फील्ड की कैसी होती है, ज्यादा होती है किससे, नॉर्मल से। जो भी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उससे कैसी होगी, हाफ फील्ड की ज्यादा होगी, और हाफ फील्ड से ज्यादा किसकी होगी, फुली फील्ड की होगी। तो ये और फैक्टर में आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इस साइड में, हमें क्या पता लग रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, एक एक प्रोटॉन क्या होता जा रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ रहा है। एक एक प्रोटॉन मेरे पास क्या हो रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ रहा है। एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, साथ में क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। अब हमको ये समझना है कि जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि जेड इफेक्टिव मेरे पास लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो यदि इसके ऑर्डर की बात करें तो लिथियम का कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, कम होगा किससे, बेरिलियम से। बेरिलियम का कैसा होगा, कम होगा किससे, बोरोन से। बोरोन का कैसा होगा, कम होगा कार्बन से। कार्बन का कम होगा किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का कम होगा किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कम होगा किससे, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन का कम होगा किससे, नियोन से। होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए, बट इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। कौन कौन सी चीज ध्यान देनी है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैं उठाता हूं बेटा किन दोनों चीजों को, बेरिलियम और बोरोन। आजू और बाजू देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको इसके साथ नहीं कंपेयर कर सकता, सिर्फ तुम्हें देखना पड़ेगा क्या, यदि ये बंदा तुमने फिक्स कर दिया और इसका वेरिएशन निकालना है, तो तुम्हें इसके साथ देखना है या फिर इसके साथ देखना है। तुम्हें इसको छोड़ के इसके साथ नहीं, नौटंकी नहीं करनी है। आपको याद रखना है कि यदि इसका वेरिएशन देखोगे तो हमेशा कंपेयर इसके साथ करोगे, इसका वेरिएशन देखोगे तो हमेशा इसके साथ कंपेयर करोगे। मतलब आजू बाजू सारे एलिमेंट के साथ यही कहानी है। नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन के साथ। ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन को करोगे तो नियोन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन को यहाँ पे बोरोन के साथ मत बैठ जाना, अरे उसके लिए तो नॉर्मल ट्रेंड रहेगा भाई। अब यहाँ पे मैंने ये देखा कि इसका 1s2 2s2, ये 2s2 है, और ये क्या है, 2p है। मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा चीज बताया था, जल्दी बोलो फटाफट से, पेनिट्रेशन पावर। मैंने क्या बोला, यदि n का वैल्यू मेरे पास कैसा होगा, सेम। n का वैल्यू कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, मेरे पास सेम होगा। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। मतलब इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, 2s के अंदर ज्यादा देनी पड़ेगी कंपेरिजन टू 2p1। और क्या बोल सकते हैं बेटा, आपको पता है कि s जो सबशेल है मेरे पास, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। एक ही ऑर्बिटल है, दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वो है जिसका डुप्लेट क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है। डुप्लेट क्या है इसका, ऑलरेडी कंप्लीट है। ये वाला क्या करना चाहेगा, बोरोन तो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है इसको दे दे, क्यों, जिससे इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, मतलब डुप्लेट कंप्लीट रह जाए, बस क्या रह जाए, बस डुप्लेट कंप्लीट रह जाए। लेकिन इसका तो ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये तो बोलेगा भाई मैं तो स्टेबल हूं, मुझे ऐसे ही रहने दो। बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे ये देखने को मिला कि बेरिलियम और बोरोन में जो साइन आया, वो साइन कैसा आया बच्चा पार्टी, कुछ ऐसा। ये आपको याद रखना है, ये आ गया पहला पॉइंट आपका, ठीक है। किसमें देखने को मिला, बेरिलियम एंड बोरोन, ठीक। अब अगला चलते हैं हम लोग किसके पास, हम लोग देखते हैं बेटा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, बड़े ध्यान से सुनना। इसका जो वैलेंस चला ये कितना आ रहा है, 2p3 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है बेटा, ये 2p4 आ रहा है। कितना आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये 2p3 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 2p4 आ रहा है। अब आपको पता है कि कायदे से जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बढ़ती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, बट नाइट्रोजन में यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2p3 है। 2p3 मतलब क्या हुआ बेटा, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ, जल्दी बोलो फटाफट से, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके p के पास टोटल ऑर्बिटल 3 होते हैं, और इन 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 हैं। तो ये हाफ फील्ड हुआ ना भाई। तो ये हाफ फील्ड है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, अरे स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले से तो ज्यादा ही होगी। मतलब इससे भी कैसी है, ज्यादा स्टेबिलिटी है। इससे भी देखेंगे तो इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी है। समझ में आ रहा है। तो यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्यों, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन में दे दूंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, हाफ फील्ड हो जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया। तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बच्चा पार्टी कि बेरिलियम और बोरोन में ये ऑब्जर्व होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये ऑब्जर्व होता है। बाकी सब कैसा रहने वाला है, सेम।
और इसका तो सबसे ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये इनर्ट गैस है, देखो ना टोटल 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, तो ये कहानी है हमारे पास किसकी, सेकेंड पीरियड की। चलो तो थर्ड पीरियड यहाँ पे लिख दो। कहाँ पे? यहाँ पे थर्ड पीरियड लिख देता हूँ। थर्ड पीरियड कौन सा होगा बेटा, तो लिथियम के नीचे कौन आ जाएगा, सोडियम। बेरिलियम के नीचे कौन आ जाएगा बेटा, मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे कौन आ जाएगा, सिलिकॉन। नीदरलैंड, पोलैंड, ओल्ड स्टाइल, फिर कल, हैना, अगरकर। समझ में आ रहा है? हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेम। ये कैसा होगा, कम होगा किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम ज्यादा किससे, एल्यूमिनियम। फिर कैसा, फिर से कम कम कम। अब लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो फॉस्फोरस और सल्फर जो आएगा फिर से कैसा ऑर्डर आएगा, इस तरीके से। सल्फर और क्लोरीन में फिर सेम आ जाएगा, आर्गन में फिर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एज इट इज रहेगा। सिमिलरली मैंने बोला बेटा कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड की मैं जब बात कर रहा हूं तो बेटा यहाँ पे सोडियम के नीचे पोटासियम, मांगे के नीचे कार, एल्यूमिनियम के नीचे बैगन आलू गाजर, सिलिकॉन के कहे सीता जी, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर, है ना, अगर कर, ये क्रिप्टोन आ गया। अब बेटा जी ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड। इसमें जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है बेटा, सेम। ये ऐसे ही आएगा। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो पैटर्न फॉलो होगा वो सेम पैटर्न फॉलो होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सेम पैटर्न फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो बेटा जी जेड इफेक्टिव है। कैसा, जल्दी बोलो फटाफट से, जेड इफेक्टिव होता है। कैसा फैक्टर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, डोमिनेटिंग, जेड इफेक्टिव होता है। सिमिलरली आगे मैंने किस पीरियड की बात की, फिफ्थ पीरियड की। किसकी बात की, जल्दी बोलो फटाफट से, फिफ्थ पीरियड। अगला कौन सा पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, सिक्स्थ पीरियड। अगला कौन सी बात कर रहा हूं मैं, सेवेंथ पीरियड। चाहे आप कोई भी ले सकते हो भाई साहब, कोई भी ले सकते हो। अब हे, ली, ना, के, फिर रव, फिर से, ऐसे ले सकते हो, है ना। रब, फिर बेटा मांगे कार, फिर सुंदर बाप, ऐसे ले सकते हो। फिर बैगन आलू गाजर, इन थैला, ये ले सकते हो। फिर कहे सीता जी, सुनो प्रभु। फिर क्या कर सकते हो, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी, ये बोल सकते हो। फिर अगला ओल्ड, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये बोल सकते हो। अगला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आयोडीन, और ये 80। फिर कल बाहर आई आंटी, और है ना अगर कर, जीरो, रन आउट। इनकी यदि बात करोगे बेटा, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड, इनके लिए यदि बात करोगे तो इनके अंदर ये एक्सेप्शंस ऑब्जर्व नहीं होते। कौन कौन से? ना तो आपका ये वाला होगा और ना ही ये वाला होगा। मतलब इसके अंदर हाफ फील्ड का कोई रोल प्ले नहीं होता है। सर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा ऊपर वाले 3 पीरियड्स में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां पे ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जेड इफेक्टिव का जो इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। जेड इफेक्टिव का डोमिनेंट कैसा होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। बट जब साइज कैसा हो जाता है, मेरे पास बड़ा हो जाता है, तो जब एटम का साइज मेरे पास बहुत बड़ा होगा तो वहां पे जो जेड इफेक्टिव का डोमिनेंस होता है वो कैसा हो जाता है, हट जाता है। या फिर यहाँ पे इसकी बात करेंगे अपन लोग, किसकी बात करेंगे, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का भी इफेक्ट कैसा हो जाएगा, हट जाएगा। वो इफेक्ट वहां पर उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा जब साइज कैसा होगा, मेरे पास बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रेंड सिंपल क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंख बंद करके हमें क्या लिख देना है, कुछ इस तरीके से। आंख बंद करके हमें क्या लिख देना है, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आया बेटा? ये कहानी हो गई हमारे पास। मेन ग्रुप बोलते हैं इनको, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एस और पी को क्या बोलते हैं अपन लोग, मेन ग्रुप। एस और पी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, मेन ग्रुप बोलते हैं। या फिर इन्हीं को क्या बोलते थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते थे, जल्दी बोलो फटाफट से, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बट मैंने यहाँ पे इनर्ट गैस भी डाल दी है, वो उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल ट्रेंड हो गया। डन यहाँ तक? चलो, ये हो गया लेफ्ट टू राइट जाने की कहानी। अब चलते हैं बेटा जी अपन लोग कहाँ पे, टॉप टू बॉटम चलते हैं, जिससे एक कॉन्सेप्ट और सामने आ जाएगा। ठीक है, जिससे एक कॉन्सेप्ट और सामने आ जाएगा। कैसे जाना है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इन किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल। इन किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल। अब बेटा देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं। किसकी बात कर रहा हूं, एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं।
एल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा, लिथियम, ली ना के रब से फरियाद, ये फ्रेंचियम है। तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या कम, कम। तो इसका सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी ये आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा। अब आना ये चाहिए, आना ये चाहिए, बट यहाँ पे कैसा आता है, ऐसा। क्यों आता है सर ऐसा? तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाता है, जल्दी बोलो फटाफट से, पुअर शील्डिंग ऑफ, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या लिखेंगे, पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, एफ ऑर्बिटल्स। क्या आ जाता है, जल्दी बोलो फटाफट से, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। मुझे पता है कि जो शील्डिंग का ऑर्डर है, जो शील्डिंग का ऑर्डर है, वो शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता था, जल्दी बोलो, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। एफ की शील्डिंग कैसी होती थी, सबसे पुअर। एफ की शील्डिंग पुअर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन शेल कैसा है, सेम, ऊपर से शील्डिंग कैसी है, पुअर। तो उस पुअर शील्डिंग की वजह से आप ऐसे समझो ना यार, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, ऊपर आगे 6 भी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, आगे 7 भी हो जाएगा। तो ये एस है, ये एस पी है, ये एस पी डी आएगा, इसमें एस पी डी एफ आएगा, इसमें एस पी डी एफ जी आएगा, इसमें एस पी डी एफ जी एच आएगा। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जब मेरे पास 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना। तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन आया तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 14 इलेक्ट्रॉन यहीं पे डालने पड़ेंगे। क्यों, अरे 4f बोल रहा हूँ ना भाई, 4f1 से लेकर 4f14 तक जाओगे तो शेल तो सेम ही रहेगा ना, 14 इलेक्ट्रॉन यहीं डालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे लगातार क्या होता जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से इनकी शील्डिंग कैसी है बेटा जी, पुअर है, ये इसको शील्ड नहीं कर पा रहे। तो भाई प्रोटॉन इतने ज्यादा बढ़ गए और इनका शेल फिक्स्ड है, तो इस वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में, ठीक है। सो यहाँ पे पुअर शील्डिंग है एफ ऑर्बिटल का, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने दे दिया यहाँ पे आपको रीजन, क्या दे दिया आपको, ये रीजन, ये मैंने जस्ट तुमको बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने मिटा दिया, ठीक है। एल्कली मेटल्स के बाद में अगला क्या आ जाएगा मेरे पास, एल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी। तो ऑर्डर क्या आएगा, अगेन ऐसा 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 ऐसा, लेकिन ये ऐसा, सेम सेम रीजन। अगला देखो बेटा, अगला आ जाएगा कार्बन फैमिली, अगला आ जाएगा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करें तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे, फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, अरे घटना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा। लेकिन ये फिर दोबारा से कैसे आता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये ऐसे आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रीजन सेम ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, बड़े ध्यान से सुनना, इसका नाम है कौन सा फैमिली, बोरोन फैमिली। कौन सा फैमिली है, जल्दी बोलो, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में जब हम लोग बात करते हैं बेटा तो क्या आता है, बोरोन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब बेटा मुझे इतना पता है कि यहाँ पे हम लोग जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलना चाहिए क्या, बोरोन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर उसके बाद में टीएल का। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें और गैलियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होगा भैया, 13 होगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 31 आएगा। सो ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में एटॉमिक रेडियाई में भी आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर कौन सा चीज आता है, 3D10 होता है इसके पास। क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, 3D10 कैसे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ना यार अपन लोग। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक बार लिख लेते हैं ना पूरा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर 4p1 ऐसे आएगा। सो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 10 12 18 20 30 31, एकदम सही है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना, 6 4 10 12 और एक 3p1। क्या इसके पास 3D इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। क्या इसके पास 3D इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कौन सा है, 4p, वैलेंस शेल कौन सा है, 3p। तो इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको कहां से निकालना है, 4p से। इसको कहां से निकालना है, 3p से। इसका शेल नंबर कौन सा है, 3, तो इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए, ज्यादा, कंपेरिजन टू इससे 4 से। लेकिन
यहाँ पे बेटा 3D10 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट से, 3D10 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है मेरे पास, ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है फोर्थ में। बेटा 3D10 का मतलब क्या हो गया, मतलब पहले आपने 3s डाले होंगे इसके अंदर, फिर 3p वाले भी 6 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, फिर आपने इसी के अंदर 3D के 10 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे। तो बेटा आप 3D का एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला तो ये एक प्रोटॉन बढ़ाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला फिर प्रोटॉन बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे प्रोटॉन बढ़ाते 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 आपने कितने कर दिए, 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा और बढ़ा दिए। 10 प्रोटॉन यदि आपने एक्स्ट्रा और बढ़ा दिए, शेल कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर से डी का शील्डिंग पुअर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस का वो बढ़ जाएगा। और यदि बढ़ जाएगा तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा मेरे बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यदि इसमें ऑर्डर निकालें हम लोग, तो ऑर्डर हमें क्या कहना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम जो होगा, एल्यूमिनियम जो होगा, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। एल्यूमिनियम जो होगा वो कैसा आएगा बच्चा पार्टी, कम आएगा। किससे, गैलियम से। किससे कम आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, गैलियम से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, बट पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, डी। रीजन क्या देंगे इसको, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, डी ऑर्बिटल्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से गैलियम का कैसा आएगा, ज्यादा। सिमिलरली इंडियम में और टीएल, इंडियम और टीएल, इन दोनों में यदि अपन लोगों ने कंपेयर किया तो बेटा इसमें ये ऑब्जर्व होता है कि इनका कई जगह पे तो सिमिलर ऐसे ही बोल देता है, कुछ इस तरीके से बोल देता है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आएगा वो सेम आएगा जो हमने अभी पढ़ा था, क्या, पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, पुअर शील्डिंग ऑफ किसका बेटा, एफ ऑर्बिटल। किसका, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से। बट जब हम लोग इनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जब इनको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने हैं, और आप लोगों को कभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ बोरोन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सो एक्सपेरिमेंटली हमको ये ऑब्जर्व होता है बेटा। ये है आपका कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा, 15324। क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, 15324। क्या याद रखना, जल्दी बोलो, 15324। 15324 का मतलब क्या हुआ बेटा, अब ध्यान से सुनना। ये कौन सा है, ये 1 है, तो 1 को मैंने 1 लिख दिया, बोरोन। 5 कौन सा था, तो बैगन आलू गाजर इन थैला, थैला क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 क्या आ गया मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, गैलियम, तो यहाँ पे क्या आ गया, गैलियम आ गया। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, एल्यूमिनियम, फिर क्या आ गया, एल्यूमिनियम। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास चौथे नंबर पे, इंडियम, तो ये आ जाएगा इंडियम। सो दिस इज द करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर बोरोन फैमिली। भूलना नहीं है बेटा, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बोरोन फैमिली का जो मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, बोरोन का सबसे ज्यादा, फिर टीएल का, फिर जीए का, फिर एएल का, फिर आईएन का। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये तो 15324 होगा, या फिर बंद ताला करके, क्या बोलेंगे, बंद ताला करके गया एल्यूमिनियम इंडिया। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, बंद ताला करके गया एल्यूमिनियम इंडिया। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, बंद ताला करके गया एल्यूमिनियम इंडिया। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरोन फैमिली। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है किसके अंदर, एस और पी के अंदर, टॉप टू बॉटम बात हो गया और लेफ्ट टू राइट बात हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे किसके साथ, डी ब्लॉक के साथ। आओ मेरे बच्चों, अब बढ़ते हैं डी ब्लॉक। तो बच्चा पार्टी, जब हम लोग डी ब्लॉक की बात करेंगे तो आपको पता लग रहा है भैया कि पुअर शील्डिंग है डी के अंदर, डी के अंदर पुअर शील्डिंग होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नो डाउट ज्यादा रहनी चाहिए कंपैरिजन टू जो हमने ऑब्जर्व किया अब तक। ठीक है, सो फॉर किसके लिए, डी ब्लॉक, फॉर किसके लिए, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता था, स्कैंडियम से। क्या बोलते थे, जल्दी बोलो फटाफट से, साइंस टीचर कैसा, वेरी क्रूअल है। क्यों क्रूअल है, क्योंकि मांगता है फीस और फिर भी कोई नहीं कुछ जानता। ठीक है, फिर भी कोई नहीं कुछ जानता। सो एटॉमिक नंबर कितना बेटा इसका, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस इज 30। समझ में आ रहा है बेटा, ये कौन सी सीरीज है मेरे पास, ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है, जल्दी बोलो फटाफट से, 3D। फिर कौन सा होता था, इट्रबियम यहाँ से आता था, सही है। फिर यहाँ से कौन आता था, लेंथनम, ये आता था बेटा। 21 में कितना जोड़ना पड़ गया, 18, कितना आ जाएगा, 39, 39 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, 8 8 16 7, और यहाँ पे 57 आ जाएगा। फिर क्या होता था यहाँ पे, ला हफ्ता, ऐसे ही बोले थे ना भाई, ला हफ्ता। फिर क्या, वसूली, रे, फिर ओ, फिर ईरानी, फिर पंडित, और हज पर जा, यारी जरा निभा, कहाँ तक, मौत तक।
रुकावट आ जाए कहाँ पे, राह में, राह पड़े आग में क्या कर जाइयो, कूद जाइयो। सो यहाँ पे कितना आ गया 39 के बाद में ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये 48। अगला 57 के बाद में क्या होता था बेटा, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 32, तो ये हो जाएगा 72, ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये हो जाएगा 80। अब आप लोग खुद सोचो ना यार, ध्यान से सुनना, ये कौन सा पीरियड का मेरे पास, ये फोर्थ पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, ये फोर्थ, ये कौन सा है फिफ्थ, और ये कौन सा है सिक्स्थ पीरियड है। ध्यान से सुनना, क्या होता था जब इलेक्ट्रॉन भरते तो एस आएगा, एस के बाद में क्या आएगा एसपी, एसपी के बाद में क्या आएगा, फिर एसपी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एसडीपी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एसडीपी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एसडीएफ और एसएफडीपी, फिर आ जाएगा एस एफ डी और ये पी, कुछ ऐसे, ठीक है। सो ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। अब ये मैंने लिखा क्या है, अरे यार ये मैंने ऐसा लिखा है, ये 1s फिर 2s ऐसे लिखते थे ना अपन लोग इलेक्ट्रॉन जब भरते थे, समझ में आ रहा है। तो ये आप भी याद रखो, ये आप भी याद रखो। क्या याद रखना है इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं बार बार थोड़ी ना ये बनाओगे, ये बार बार थोड़ी ना बनाना है भाई साहब। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ, सब बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन किस में डाला, एस में, तो एस का मैंने यहाँ पे लिख दिया एस। फिर किस में डाला आपने इलेक्ट्रॉन, एस में, तो 2 में क्या हो गया एस में, फिर किस में गया 2p में गया, तो ये sp हो गया। फिर 3s में और 3p में गया, तो ये sp फिर से हो गया। अब क्या आएगा 3p के बाद में 4s, s फिर d फिर p, फिर यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, spd तक, sdp तक, फिर sdp, फिर इसमें 5s में जाएगा, 5s के बाद में किस में जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, फिर 4D में जाएगा, तो ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद में किस में जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, 5P में, तो ये SDP फिर से खत्म हो गया। अब S में जाएगा, S में ये गया, फिर F में जाएगा, ये F में गया, फिर D में जाएगा, ये गया, P में गया, ये गया। तो आपको जस्ट याद रखना है, बार बार जैसे बनाना पड़े, S SP SP S SP SP SDP SDP SFDP, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हो। अब यहाँ से क्या देखना था, ये कौन से पीरियड में था, फर्स्ट पीरियड, ये कौन सा था सेकेंड पीरियड, ये कौन सा है थर्ड, ये कौन सा है फोर्थ, ये कौन सा भाई साहब, ये फिफ्थ है, ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास सिक्स्थ। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है। तो सिक्स्थ पीरियड में आपको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे ये 4f वाले भी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं यहाँ पे 4f वाले भी आ रहे हैं। मतलब इसके बाद जब हम लोग आगे गए तो ये लेंथेनॉइड से आपको पता होगा, और हमें पता है कि वो f के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इसी में ऑब्जर्व हो रहा है, इन दोनों में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इनमें एफ कहाँ है भाई, इनके अंदर तो कोई एफ ही नहीं है। एफ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो कि सिक्स पीरियड है, ये वाला आ गया मेरे पास, बात समझ में आ गया। तो इनके अंदर लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हुआ, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एफ की शील्डिंग कैसी है, बहुत पुअर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कैसी होने वाली है, सबसे ज्यादा। तो यदि हम लोग डी ब्लॉक में बात करते हैं किसका, कि ये मेरे पास 3D सीरीज आ गया, ये वाला, ये कौन सी सीरीज है बेटा 3D सीरीज, ये कौन सी है बेटा जी 4D सीरीज, और ये कौन सी है 5D सीरीज। तो 3D सीरीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, जल्दी बोलो फटाफट से। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है मेरे पास, घटता है। तो 3D की जो है मेरे पास वो ज्यादा होगी, किससे बेटा 4D से। 3D की ज्यादा होगी किससे, जल्दी बोलो फटाफट से, 4D से। लेकिन 4D की और 5D का कंपैरिजन करें तो ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा आता नहीं है। तो ऑर्डर आता है 3D इज ग्रेटर देन कैसा 4D, बट 4D इज लेस देन कैसा 5D। और इसका रीजन क्या देते हैं बेटा जी, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि हम लोगों से कोई एग्जांपल पूछा गया, कोई हमसे एग्जांपल पूछा गया कि सर जी बताइए फटाफट से एग्जांपल में, CU ले लिया, कौन ले लिया, AG ले लिया और AU ले लिया, तो हमको पता है ऑर्डर क्या आएगा, CU का कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, AG से, लेकिन AG का कैसा होगा, छोटा होगा किससे, AU से। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से हमको ये समझ में आया कि कॉपर AG AU, ये तो ऑर्डर आ गया, ये जो है ये बड़ा है इससे, और ये भी पता लग गया कि ये जो है ये भी बड़ा है इससे। लेकिन सर इन दोनों में कंपेयर कराएं तो बेटा, तो बेटा आपको याद रखना AG का ज्यादा होगा CU से, CU का ज्यादा होगा, CU का ज्यादा होगा किससे, AG का सॉरी AU है ना, AU का ज्यादा होगा CU से, CU का ज्यादा होगा किससे, AG से। दिस इज द ऑर्डर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। क्लियर है सब लोगों को। सो 3D जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, 4D से, 4D किससे होगा, बड़ा होगा 5D से। तो ये आप कैसे बेसिकली देख रहे हो, इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो।
इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो ये हम लोग अलग अलग ब्लॉक जब हम लोग पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, तो उसमें डिटेल में देखेंगे, बट इन जनरल यहाँ पे भी यही ऑब्जर्व होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बेसिकली बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव यदि मेरे पास बढ़ेगा तो साइज कैसा होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरे पास, बढ़ेगी। बट बीच बीच में कुछ एक्सेप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो वो हम लोग देखेंगे। डन यहाँ तक। लेकिन इनमें हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, किसमें बात कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन है, ये एस सी, वाई और एल ए। ध्यान देना सब लोग, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एस सी, और अगला कौन है, वाई, और कौन है मेरे पास, एल। एल इज लेंथनम, दिस इज इट्रोबियम, दिस इज कैंडियम। सो 21, दिस इज 39 एंड दिस इज 57। इन तीनों में कंपेयर करें तो बेटा आपको पता है कि इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास एफ में इलेक्ट्रॉन हो। इनमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल ही ट्रेंड रहेगा, मतलब इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, इस तरीके से, बाकी सबका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, इस तरीके से। डन, समझ में आ गया सबको। सो ये थे हमारे पास क्या, वेरिएशंस। वेरिएशंस किस चीज के थे बेटा जी, डी ब्लॉक के, ठीक है। डन, यहां तक बढ़े। सो बेटा ये हमारे पास हो गया वेरिएशंस। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं किसके साथ, इनके एप्लीकेशंस के साथ। किसके साथ बढ़ते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, इनके एप्लीकेशंस के साथ, कि इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। पहला पहला एप्लीकेशन है कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर उतना कैसा होगा, कम होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कैसा होगा, कम होगा। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास जिसका ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कैसा होगा, कम होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किस पे डिपेंड करता है कि किसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकला, और जिसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सो यदि हम लोगों ने इनमें बोला कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो है जिसका जितना ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली कैसा होगा, कम होगा। तो यदि हम लोग एग्जाम्पल दें, क्या, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, इनमें कंपेयर करें बेटा तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किसका होगा बच्चा पार्टी, सीजियम का। समझ में आ रहा है क्या, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किसका होगा, सीजियम का होगा। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को। दूसरा चीज है बेटा जी मेटालिक करेक्टर। कौन सा चीज है, मेटालिक करेक्टर। अब भैया मेटालिक करेक्टर से क्या मतलब है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका मेटालिक करेक्टर भी कैसा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि मेटालिक करेक्टर बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की। सो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मेरे पास क्या होता है, बढ़ता है। तो मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा। तो इन सब में यदि हम लोग बात करें कि मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा तो ऑर्डर फिर दोबारा से कैसा आएगा, सेम। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बेटा मांगे कार सुंदर बाप, ये ले लिया। सो बेटा को अभी फिलहाल हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है, ये इस तरीके से होगा, लेकिन इसके अंदर छोड़ ही देते हैं। तो बेटा मांगे कार सुंदर बाप, कुछ इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा चीज तीसरा चीज आयोनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में अपन लोग नॉन मेटालिक करेक्टर बता सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ज्यादा। अरे यार रटना नहीं है इसको, आप ऐसे सोचो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी किसी का कम है मतलब आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जब कम ही एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो खुद चाहता है ना यार देना, खुद चाहता है तो कैसा होगा, मेटल ही होगा। तो मेटल ही इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आए। सो तीसरा बोल सकते हैं अपन लोग कैसा, नॉन मेटालिक करेक्टर। तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो आएगा बेटा जी, ये क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हमें इतना पता लग गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ेगा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये इनके एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन है बेटा, चौथा पॉइंट बोल सकता हूँ कौन सा मैं, रिड्यूसिंग पावर। क्या बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो फटाफट से, रिड्यूसिंग पावर। अब ये रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब आप खुद सोचो, मेरे पास क्या है, एम नाम का कोई भी बंदा है, कोई भी एटम है,
इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। मतलब ये जीरो से कहाँ पे गया, +1 में गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, अरे बढ़ा। यदि ऑक्सीडेशन का स्टेट बढ़ गया है, यदि खुद अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अरे जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। अब मुझे ये समझना है कि इसके अंदर मुझे यदि रिड्यूसिंग पावर निकालनी है, तो रिड्यूसिंग पावर तो भाई उसकी ज्यादा होगी ना जो खुद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या खुद बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। खुद इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन निकालेगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, कम होगा, या फिर साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ से कि यदि आपको रिड्यूसिंग पावर निकालना है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, लिथियम वाला। लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर कौन आ गया मेरे पास, सीजियम। फिर कौन आ गया, जल्दी बोलो फटाफट से, सीजियम। सो टॉप टू बॉटम यदि अपन लोग जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से जाने पे हम लोगों को क्या बोलना है बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, और जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर कैसी होंगी, सबसे ज्यादा। तो कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। लिथियम को अभी छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ रहे हो सर, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी ही एक फैक्टर नहीं होता है। ध्यान देना, रिड्यूसिंग पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी ही एक फैक्टर नहीं होता है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी रोल प्ले करती है। इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी भी रोल प्ले करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। डन, चलो। सो ये हो गया। अब यहाँ पे मान लो कोई हमसे बोलता है कि सर बताओ, यदि लिथियम भी मेरे पास होता तो ऑर्डर क्या आता, यदि लिथियम भी होता तो ऑर्डर क्या आता सर मेरे पास। तो बेटा कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि यदि एग्जांपल में लिथियम भी आ गया, तो लिथियम का साइज कैसा है बच्चा पार्टी, छोटा। लिथियम का साइज कैसा है मेरे पास, छोटा। लिथियम का साइज छोटा है तो वाटर के मॉलिक्यूल आके उसको अच्छे से सराउंड करेंगे, और अच्छे से सराउंड करेंगे तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जो रिलीज होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, या फिर पीरियोडिक टेबल में एंड में मैं आपको आइडिया दूंगा इसका, ठीक है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब देखेंगे हम लोग। बट फिलहाल आप ये समझो कि जिसका साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है, मेरे पास ज्यादा है। तो यहाँ पे लिथियम आया, सोडियम आया, पोटाशियम आया, रुबीडियम आया और सीजियम आया। इन सब में बात करें तो मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम का, तो इसका रिड्यूसिंग पावर भी कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। बट लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है बच्चा पार्टी, ज्यादा है। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये जो होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम लोग निकालेंगे, तो बेसिकली उनको पानी में भी डालना पड़ता है ना, तो ये हम अभी सीखेंगे धीरे 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 धीरे, है ना। सो ये कहानी हो गई। दूसरा और पॉइंट बोल सकते हैं अपन लोग, नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन का क्या, कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन का वैल्यू यदि मेरे पास कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन किससे, 16, ग्रेटर देन कैसा होगा, 16, देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी मानी जाती है, मोस्ट स्टेबल। कैसा मानी जाती है, जल्दी बोलो फटाफट से, मोस्ट स्टेबल। कैसी मानी जाती है, जल्दी बोलो फटाफट से, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। जैसे अपन लोग सोडियम की बात करें, तो सोडियम का जो IE1 और IE2, इनका जो डिफरेंस आता है ना, IE2 और IE1 का जो डिफरेंस आता है वो लगभग लगभग कितना आता है, 44 EV के अराउंड आता है। कितना आता है, लगभग लगभग, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट लगभग लगभग कुछ इतना आता है। तो ये कैसा हो गया, ये 16 से ज्यादा हो गया, मतलब Na का कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। सिमिलरली इफ डेल्टा ई एन का वैल्यू लेस देन 11 आता है, देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जैसे अपन लोग मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम का बेला कौन सा, कौन सा 3, IE3 और IE2 का डिफरेंस, IE3 और IE2 का डिफरेंस जब हमने देखा, तो ये लगभग लगभग कितना आता है, 7 EV के अराउंड आता है। तो यहाँ पे हमको ये पता लगता है कि Mg का +2 ज्यादा स्टेबल होता है। सो बेटा जी, दिस वॉज द कंप्लीट
दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी नीडी हो उस तक ये वीडियोस आप पहुंचाइए जिससे वो पढ़ सकें। क्लियर है? आज की क्लास को हम लोग करते हैं बच्चा पार्टी यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एक नए सब टॉपिक के साथ। और क्वेश्चंस की बात आई तो एक काम करते हैं, अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे रिलेटेड टू जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, या फिर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।